मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपकी दोस्त होस्ट गाइड टीचर जो बोलते हो। एंड आज का क्लास स्टार्ट करते हो विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब मेनी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दैट इज द यूनेस्केप, देन आएगा यू एन CPRD, देन आएगा आपका PWD, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, बहुत कुछ आएगा। सो ये सारे टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द यूनेस्केप। द यूनेस्केप होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो पैसिफिक एंड एशिया एक जोन है, आप जानते हो। ये एरिया को हमें क्या करना है, ग्रोथ करवाना है। तो कंट्रीब्यूशंस कितना होना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, एशियंस गवर्नमेंट्स हैं एंड पैसिफिक गवर्नमेंट्स है, सबका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक काइंड ऑफ प्लानिंग किया, एक मीटिंग कंडक्ट किया ओस्तुसीगा जापान में अक्टूबर 2002 में। एंड उनके अकॉर्डिंग ये एक्सटेंशन हो गया, इस टाइम पीरियड को एक्सटेंशन किया गया, एशियन एंड द पैसिफिक टाइम पीरियड को, डिकेड को एक्सटेंशन किया गया 2003 टू 2012। ठीक है, ये 10 साल को। क्यों? हम चाहते थे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो उस टाइम पे पता है एक एक्ट आया। ठीक है, कौन सा एक्ट? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए पैसिफिक एंड एशियन जोन में एक एक्ट बनाया गया, जिसके बेसिस पे पर्सन्स को इंक्लूसिव, बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी मिलेगा। राइट बेस्ड सोसाइटी मिलेगा। तो ये होता है बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, BMF, पीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इंक्लूसिव, बैरियर फ्री, राइट बेस्ड सोसाइटी में डालेंगे, जिनको नीड है, दैट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हो गया। तो आपको याद रखा, BMF क्या कंडक्ट कर रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, दैट इज द मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल प्रोग्राम्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम। ये आपका क्या था? विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क which works for or which promotes millennium development goals। हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इसके 7 प्रायोरिटी एरियाज है। फर्स्ट वन, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड रिलेटेड फैमिली एंड पेरेंटल एसोसिएशन। सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मतलब जस्ट लाइक NGOs होते हैं, वैसे टाइप के, खुद से ही चलाने वाला, खुद से ही हम लोग वर्क कर सके, ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसे ग्रुप को, एंड वहां से काम सीखेंगे एंड इन लोगों को सिखाएंगे, सो दैट ये खुद का काम खुद कर सके। वुमेन विद डिसेबिलिटीज को स्पेशल फोकस रहेगा। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन। हम पहले ही जान जाए कि इनको कौन सा डिसेबिलिटीज है, पहले ही इंटरवेंशन, उनको हम एजुकेशन में डाल देंगे, वहां से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट का भी होना चाहिए। एक्सेस टू बिल्ट एनवायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। बस इतना लिख दो, इतना हो गया। और कुछ नहीं करना, इधर आपको डायरेक्टली चले जाना है इसके ऑब्जेक्टिव्स में। अभी पढ़ के आए थे बहुत सारा पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द रिकॉग्नाइज दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर एंटाइटल्ड टू द फुल रेंज ऑफ राइट्स। पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये लोग हैं कौन, इनको कौन से ग्रुप के लोगों को हम इस ग्रुप में रखेंगे एंड उनको फुल सपोर्ट देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, राइट्स देंगे, इतना। Then manifest the paradigm shift from a charity model approach uh, to disability to a human rights approach। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने चेंजेस किया है। मैनिफेस्ट द पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम ए चैरिटी मॉडल अप्रोच टू ए ह्यूमन राइट्स अप्रोच मॉडल फॉर डिसेबिलिटी। टू डिसेबिलिटी नहीं करेंगे, फॉर डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबल्ड पर्सन्स लोग के लिए पहले ना चैरिटी वाले मॉडल्स आते थे, अब भी उनका ह्यूमन राइट्स मॉडल्स में डालना है। Then last one, ensure rights based development for the persons with disability। तो उनके जो राइट्स है उसको फिक्स्ड करो। देन यहाँ पे प्रिंसिपल्स में आ जाते, सारे नहीं लिखना है आपको, जो जो मार्क किया गया है वैसे लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो। रीअफर्म दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंजॉय द सेम रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी। मतलब हम लोग इक्वालिटी दे रहे हैं कि एक पर्सन अगर डिसेबल्ड है तो उसको भी एंजॉय करना चाहिए, सारे फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जैसे कि एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन को मिलता है। नंबर 2, एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इतना ही हमें पूरा माइंड को फिक्स रखना है कि जैसे इनको भी मिले, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले। नंबर C,
एक्नॉलेज दैट फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हमें फिक्स करना है माइंड को, जो बेसिक नीड्स है इन लोगों का वो फुलफिल हो। एंश्योर राइट बेस्ड डेवलपमेंट, इनका भी राइट के ऊपर ही, मतलब जितने राइट्स है ह्यूमन राइट्स उसके बेस्ड ही डेवलपमेंट हो। नंबर डी, एंश्योर दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लाई to persons with disability without any distinction of kind or degree of disability, gender, socioeconomic, national status of a person। हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे इन लोगों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा कि इनका डिसेबिलिटी कितने परसेंट का, इनका जेंडर क्या है, या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, नेशनल स्टेटस क्या है, उसके ऊपर। Number E, that is ensure participation of all stakeholder in monitoring and review process। जितने भी stakeholders हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, टीचर्स हो गए, सब कोई यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। स्कोप ऑफ द कन्वेंशन क्या है कि हम चाहते हैं द कन्वेंशन शुड कवर सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ राइट्स जितने भी बच्चों को मिलना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिलना चाहिए। डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप डेफिनेशन मत दो। एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? यूनिवर्सलिटी, राइट्स का यूनिवर्सलिटी मतलब जो भी राइट्स मिले सबको मिले। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, सबको पता रहे कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, इसका भी पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी पहले क्या होता था, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स ले सके सो दैट डिस्क्रिमिनेशन हट पाए। स्टेट पार्टीज ऑब्लिगेशन इन अप्लाइंग द कन्वेंशन, जितने भी स्टेट पार्टीज है उसको हम क्या करेंगे, इफ वो अच्छे काम करे तो उनको इंक्लूड करो, अदरवाइज उनको हटना चाहिए। डिलिनिएशन ऑफ राइट स्पेसिफिक पर्सन्स विद वेरियस डिसेबिलिटी, हम राइट्स जिनको मिलना चाहिए, दैट इज मल्टीपल राइट्स पे मिलना चाहिए कुछ लोगों को, क्योंकि उनको वेरियस डिसेबिलिटीज रहता है तो उनको देना चाहिए। मेंशनिंग रेलिवेंस टू एग्जिस्टिंग 6 कोर ह्यूमन राइट्स, जो 6 आपके ह्यूमन राइट्स थे उसको सबके लिए फिक्स करो, इजीली सबको अवेलेबल हो। प्रोसीजर फॉर रेमिडीज एंजॉयड बाय इंडिविजुअल, जितने लोग डिसेबल्ड है उनको रेमेडीज में डालना है, रेमेडियल टीचिंग देना है, रेमेडियल प्रोग्राम्स कंडक्ट करने सो दैट वो एंजॉय कर सके। अभी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, क्या क्या है मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या ये लोग कर चुके हैं। तो मार्क की हूं मैं, जितना पॉइंट को मार्क की हूं उतना। गवर्नमेंट शुड सबमिट सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट पीरियडिकली, बस इतना ही। देन expert committees composed of persons with various disabilities to monitor and evaluate it। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कमिटीज एस्टैब्लिश करेंगे और बनाएंगे जिसमें एक्सपर्ट्स हो, वो भी एक्सपर्ट डिसेबल्ड ग्रुप से हो ताकि इनको समझ पाए। Monitoring and evaluating the mechanism of implementation of convention should accord with other United Nation treaties। जितने भी अदर नेशन ट्रीटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जैसे वो वर्क कर रहे हो उसके साथ जैसा हमारा कन्वेंशन भी वर्क कर सके, इम्प्लीमेंट हो सके, देखना पड़ेगा। मोड ऑफ नेगोशिएशन देखो, ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ द कन्वेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सिविल सोसाइटीज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। थीमेटिक वर्किंग ग्रुप, यहाँ पे ना कॉमा देते देते चलना। ऑन डिसेबिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स, तो यहाँ पे मेंशन है थीमेटिक वर्किंग ग्रुप ऑन डिसेबिलिटी कंसर्न्स, ठीक है। उसको फुलफिल करने के लिए कौन आया, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, and participated by the government, the United Nation bodies and agencies and NGOs, जितने भी एजेंसीज एनजीओज है सब कोई यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला। अभी दूसरे में आते हैं, दूसरा टॉपिक है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दैट इज अ यूएनसीआरपीडी। मैं जो आपको बोल रही थी यूएनसीआरपीडी 2006। यूनाइटेड नेशन हो गया, सी फॉर कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहले ही इसने मेंशन किया आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24, ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड यंग पीपल can access an inclusive, quality free primary and secondary education on an equal basis with the other communities in which they live, or support should be provided within the general education system to facilitate effective education। इसका मतलब होता है जो यंग पीपल्स हैं और बच्चे हैं जिनको डिसेबल्ड हैं, तो उनको इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग सोसाइटी में रखना है, जहाँ पे क्वालिटी फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिले, जो कि नॉर्मल लोग जैसे रहते हैं सोसाइटी में तो मिलता है, उनको भी मिले।
एंड सपोर्ट अगर देना ही चाहते हो तो हम इफेक्टिव एजुकेशन के थ्रू उनको दे सकें। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 24। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अनएनिमसली एडप्टेड, उन्होंने कुछ बिना समझे, ऐसा नहीं है, मतलब कोई हेजिटेट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया एक यूएनसीआरपीडी को एंड उसके प्रोटोकॉल्स को भी ऑन 13th December 2006। 13th December 2006, ठीक है। द इंटरनेशनल ट्रीटी टुगेदर उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल के साथ इसको सिग्नेचर कब किया? 30th March 2007, ठीक है। So the UNCRPD was ratified by the India in October 2007 and with effect from May 3rd 2008। May 2 times लिखा गया है, ये आप हटा देना, May 3rd 2008। ओके, तो इसके बाद इस यहाँ पे क्या मेंशन है? दिस कन्वेंशन रिकॉग्नाइजेस persons with disabilities as subjects having human rights, fundamental freedoms, not as object needing more medical and social protection। मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा चीज़ जो आप जानते हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या कन्वेंशन किया है कि इनको क्वालिटी फ्री एजुकेशन मिले, इनको हम डिस्क्रिमिनेट ना करें, डिज़ाबिलिटीज़ को एक बीमारी जैसा मत देखो, डिज़ाबिलिटीज़ आर वन काइंड ऑफ, हम उसको बोल सकते हैं कि ये पर्सन को कुछ थोड़ा सा डिसऑर्डर है, बस इतना हल्का सा, उनको हम बीमार देखेंगे पूरा ही तो वो सोसाइटी में खुद को अकेला सोचेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तो उस चीज़ों से इनको फ्रीडम देना है विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, एंड इनको सोशल प्रोटेक्शन भी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी चाहिए। सो इतना मेंशन करते हुए यहाँ पे आर्टिकल 3 ऑफ दिस सेड कन्वेंशन क्या बोल रहा है देखो। अभी रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों को चाहिए रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन। लोगों को अपना सब कुछ चूज करने का हक है, दैट इज क्या चॉइस है उसका, क्या चूज करना है, कितना इंडिपेंडेंस चाहिए, सब कुछ। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एरिया होना चाहिए, फुल इन इफेक्टिव इंक्लूजन, मतलब सारे लोगों को हम इफेक्टिवली इंक्लूड कर सके, पार्टिसिपेशन रहे, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस, कौन सा मतलब हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन सा लोगों को हम डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, उसको भी हमें देखना चाहिए, ताकि उसे देखते हुए हमें सब लोगों को एक्सेप्ट ही करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है, एक्सेसिबिलिटी जैसे सारे लोगों को एक्सेस कर सके सेम ह्यूमन राइट्स सेम अपॉर्चुनिटीज, वो भी देखना है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये मेन एंड वुमेन के अंदर इक्वालिटी भी रहना है, ठीक है। ये हो गया खत्म, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। अभी देखो नेशनल लेजिस्लेशंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं हम लोग, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बोलूँ मैं, एनपीओए पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को लेके थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है, बस हो जाएगा। उसको छोड़ के हम आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट का पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा अच्छा से पढ़ो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, इसलिए उसका सेपरेट वीडियो आप देख लेना वहाँ पे, एंड कंटेम्प्रेरी में भी ये अवेलेबल है, तो वहाँ देखने से हो जाएगा, उतना करने से हो जाएगा। एंड एनपी 1986, 1992, आरसीआई एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें से 1986 पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड नेशनल ट्रस्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एनपी 1986 जो है ना, दैट इज नॉर्मल, नॉर्मल हम लोग जैसे एडप्ट करते हैं वही है। एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वाज एडप्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में कब आया? 1986 में। इस टाइम ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया, इक्वालिटी करने के लिए आया, अर्ली चाइल्डहुड केयर करने के लिए आया, अर्ली एजुकेशन, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सपोर्ट डे केयर सिस्टम, बहुत कुछ आया था, तो वही सब यहाँ पे भी मेंशन करना है। बट यहाँ पे इक्वलाइजेशन एंड एजुकेशनल जो डिस्पैरिटीज है उसको हटाना है एंड इक्वलाइजेशन देना है, किनको? जो कि हैंडीकैप्ड है उनको। तो इसका मेन चीज है फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप्ड हम जिनको सोचते हैं, उनका नॉर्मल ग्रोथ करवाना है। तो उनके लिए फॉलोइंग मेजर्स को हमने लिया है, दैट इज whenever and wherever it is feasible, the education of the children with the motor handicaps and other mild handicaps will be common with that of the others। हम क्या करेंगे? बच्चों को अलग नहीं सोचेंगे, बच्चों को इक्वल देना है,
इंक्लूसिव इंक्लूड करना है, सो दैट जो मोटर हैंडीकैप्ड है, दैट मीन्स अ फिजिकल हैंडीकैप्ड उसको बोला गया, एंड माइल्ड हैंडीकैप्ड जो हल्के फुल्के हैंडीकैप्स हैं उनको इंक्लूड करो दूसरों के साथ। स्पेशल स्कूल्स विद हॉस्टल्स विल बी प्रोवाइडेड, इनको स्पेशल स्कूल हॉस्टल्स देना चाहिए। देन जितने पॉसिबल हो सके सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हेडक्वार्टर्स वाइज देना चाहिए ताकि इनको सपोर्ट मिले। एडिक्वेट अरेंजमेंट, जैसे कि इनको वोकेशनल एजुकेशन भी मिले, स्किल्स ये सीखे, एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी रीओरिएंटेड, क्योंकि इनके लिए जिस टाइप का टीचर्स चाहिए वो नॉर्मल टीचर्स जो कि ओनली बीएड और ट्रेनिंग लेके डीआईईएलडी और जस्ट लाइक सीटीवीटी सब कुछ लेके कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इनके लिए रीओरिएंटेशन भी प्रोग्राम करना पड़ता है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट वन, वॉलंटरी एफर्ट्स for the education of the disabled will be encouraged in every possible manner। स्पेलिंग बहुत रॉन्ग है, मीनर हो गया, मैनर होगा। जैसे भी हो सके इन बच्चों को जैसे सपोर्ट मिले एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन को वैसे बनाना है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट इज द पीओए 1992। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो बहुत कुछ। सो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पॉइंट आउट करना है, दैट इज द सिचुएटेड कब हुआ था, दैट मीन्स द एनालिसिस ऑफ दिस टाइम पीरियड, कि कैसे उस टाइम के एजुकेशन में इंटीग्रेशन होते थे या फिर डिजेबल्ड चाइल्ड को कैसे देखा जाता था, उस अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट आया था। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी आया था, गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी था, एंड प्लस इनके लिए भी था, डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी था। तो ये ऑलमोस्ट 1991 से 1992 के टाइम पीरियड में आया है, एंड ऑलमोस्ट इसमें 30,000 चिल्ड्रन को सपोर्ट किया था विद डिसेबिलिटीज जो थे उनको सपोर्ट किया था। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी ये स्कीम था ना, स्कीम बना था कि बेनिफिट्स देने के लिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, आईईडीसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, एंड ऑल्सो 60,000 चिल्ड्रन विद द mild disabilities, that is called mild not milk, mild disabilities receive resources support with other or out special benefits। so other यहाँ पे होगा, out नहीं होगा, other special benefits। आप बोल सकते हो 30,000 बच्चों को जो कि डिसेबल्ड है उनको सपोर्ट मिला, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिला, प्लस जो 60,000 माइल्ड डिसेबल्ड है उनको भी सपोर्ट मिला। तो इस बेनिफिट्स में क्या क्या है देखते हैं इसके। तो फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। The project integrated education for disabled, that is called PIED, is being implemented as a field of demonstration in one block each in 10 state and union territories। तो ये जब स्टार्ट हुआ था ब्लॉक वाइज मैनर पे स्टार्ट हुआ, एक एक जगह पे, जहाँ पे 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग ऑफ रिसोर्स टीचर्स था, दैट मीन्स एक टाइप का तो डिसेबल्ड नहीं होते ना, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए एक ही टीचर को तैयार किया गया कि वो मल्टीपल डिसेबल्ड वाले पर्सन के साथ भी वर्क कर सके, उनको हेल्प कर सके। सो इससे क्या होगा ना, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बच्चों को हम हेल्प दे सकेंगे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी इसको सपोर्ट दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, उससे पहले एक पॉइंट आया था डीआईईटी, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन जैसे होता है, यहाँ पे आपका डीआईईटी में डिस्ट्रिक्ट में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, टीचरशिप के लिए। तो इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बीएड्स होते हैं या फिर एजुकेशनल प्लानिंग्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको ओपन किया गया। फैकल्टी फॉर्म 102 DIETs have so far received inductive training at the NCERT। तो यहाँ से जो पास आउट हुए या फिर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे या फिर फैकल्टी थे, तो उसमें से 102 DIETs को, दैट मीन्स 102 फैकल्टीज को हमने क्या दिया, ट्रेनिंग दिया, इंडक्शन ट्रेनिंग एट द एनसीईआरटी के थ्रू। The Ministry of Welfare had taken steps to ensure supply of trained manpower to special schools। So हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड और इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स के लिए जो भी टाइप के हमें टीचर्स चाहिए, तो ये प्रोवाइड करने लगा कि जिस टाइप का टीचर्स यहाँ पे चाहिए उस टाइप के टीचर्स हम देंगे। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, मैन पावर्स चाहिए, मैन पावर्स के साथ साथ ट्रेन टीचर्स चाहिए, तो ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड किया गया। देन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी आप जानते हो, लेबर
मैनेज 17 वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को हम VRCS बोलते हैं। VRCS जो हैंडीकैप लोगों के लिए होता था, एंड इसमें ऑलमोस्ट 66,000 persons with disabilities had been rehabilitated or under the scheme by 1991, and 3% of seats for admission to ये है आपका जो थ्री मेंशन है, थर्ड्स अंडर द क्राफ्ट मैन ट्रेनिंग स्कीम। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड और ग्रुप है, ग्रुप के अंदर थर्ड ग्रुप तक ये गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्राफ्ट सीखने को, स्किल सीखने को बहुत ज़्यादा ही क्या हो गए, मन लगने लगा उनको, मन में आने लगा कि उनको भी ट्रेनिंग चाहिए। इस ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू वो भी ऑक्यूपेशनल जो भी है उनका बढ़ सकता है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू उनका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। देन ये जो अप्रेंटिस, इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पॉइंट मेंशन किया उसको कट की हूँ मैं, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम मेंशन किया गया, जो कि रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए, उनके एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए ये नहीं चाहिए। द स्टेट्स एंड यूटीज, दैट इज द यूनियन टेरिटरीज, हैव बीन एडवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन फॉर द हैंडीकैप्ड पर्सन्स। इसलिए हर एक जगह पे, हर एक फील्ड पे रिजर्वेशन रखा जाता है, किनके लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। 17 URCs, आपका जो मतलब रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यूआरसीज नहीं होगा, VRCs होगा। इसको करेक्शन प्लीज करिएगा, VRCs हो गया, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ हैंडिकैप्ड पर्सन ड्यूरिंग द एट प्लान। जो आठवां प्लान बनने लगा एजुकेशन का, उस टाइम तक भी बहुत सारे लोगों ने ये किया था। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, आपको पता है कि ऑल द DIETs टू बी एस्टैब्लिश बाय द एंड ऑफ द एट प्लान। जब एट प्लान चल रहा था उस पॉइंट पे थिंक किया गया कि नहीं, सारे लोगों को एक ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, एजुकेशनल ट्रेनिंग, सो दैट दे कैन एक्सेस ऑल द फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू द हैंडीकैप पर्सन्स, उनको डेवलप करने के लिए हेल्प कर सके। तो उनके लिए प्रॉपर फैकल्टीज, अपॉर्चुनिटीज, कंपोनेंट सब कुछ दिया गया, जिसके थ्रू बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, एंड उसी को ही उन्होंने हेल्प किया, उसी के थ्रू बच्चों को हेल्प भी किया कि इसके थ्रू बच्चों का क्या बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, उसके थ्रू बच्चों का ग्रोथ होगा। ये सब हुआ। तो ये गया। फिर आया आपका और एक एक्ट, एक्ट बोल सकते हैं, ये वन काइंड ऑफ स्कीम भी बोल सकते हो, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी 1991 और 2 में ही रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुला, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो गया कि उसी पीरियड में ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको RCI हम शॉर्टकट में बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। एंड ये एक्ट मतलब वर्किंग स्टेज पे कब आया, जून 22 1993 में। एंड एडिशनल जो अमेंडमेंट्स थे, जो सपोर्ट सिस्टम के लिए और भी एक्ट्स बने थे, वो 2000 में दिए गए। एंड एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोमोटिंग रिसर्च वर्क टू द काउंसिल, मतलब कुछ कुछ जगह पे ना रिसर्च करना चाहिए, रिसोर्सेज डेवलप करना है तो रिसर्च भी करना पड़ेगा। उसका डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो लोगों का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। सो दैट हमें प्रमोशन ऑफ रिसर्च वर्क टू द काउंसिल ग्रुप, इसको भी ऐड करना पड़ा। इतना मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। To regulate the training policies and program in the field of rehabilitation of the people with the disabilities, जून जून 22 में जब ये एनफोर्स्ड हुआ या फिर वर्किंग में आया, तब ये प्लानिंग था कि पहला प्लानिंग कि ये वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर है, ट्रेनिंग पॉलिसी है। इसके थ्रू जिन लोगों को जस्ट लाइक रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उनके पास ऑक्यूपेशन नहीं है, बट वो डिजेबल्ड है, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ किया गया कि रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ओपन हो गए। नंबर 2, टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज। मतलब इन लोगों के पास भी प्रोफेशनल स्किल्स कोर्सेज होने चाहिए, इनके पास भी एबिलिटी उतना होना चाहिए, तो इनको भी स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग दिया गया। नंबर 3, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। वेरियस कैटेगरीज में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इनको दिया गया। नंबर 4, टू रेगुलेट दिस स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू
थ्रू आउट द कंट्री में इसी पैटर्न को वोकेशनल रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स थे उसमें जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज था सब में इक्वल रखा गया, जिसके थ्रू सबका डेवलपमेंट हो सके। टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज रनिंग मास्टर्स डिग्री बैचलर डिग्री पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए भी ये सारे फैसिलिटीज थे। एज जैसे भी सिंपल वे से देखो तो नॉर्मल लोगों के लिए रहता है, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस एटसेट्रा। ये 6 नंबर पॉइंट फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, 7th में आ जाना। टू प्रोमोट रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन एंड द स्पेशल एजुकेशन। रिहैबिलिटेशन क्यों चाहिए, क्या कोर्सेज अवेलेबल है, या क्या कोर्सेज को हम बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, उसके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ेगा। टू मेंटेन ए सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल्स और द पर्सनल्स। तो जिन लोगों को यहाँ पे वर्क करना है दैट इज एज ए मास्टर और एज ए गाइडर, तो उनके लिए एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन वर्क होगा या रजिस्टर होगा जहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़े। अभी कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो कि इसमें एलोकेट किया गया है, डायरेक्टली आप इसी पॉइंट पे आएंगे जो पॉइंट वाइज है। फर्स्ट वन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियंस, rehabilitation engineers and the technicians, special teacher for the educating and training the handicaps, vocational counselors, employment officers and the placement officers, multi-purpose rehabilitation therapist and technician, speech pathologists, rehabilitation social workers, rehabilitation practitioners in the mental retardations, articulation and the mobility specialist, community based rehabilitation professionals, rehabilitational counselors and administrators, rehabilitation psychologist, prosthetic and orthologist और orthotists, ऑर्थोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर। बहुत टाइप्स हैं, इतना हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, 7-8 मेंशन करना फॉर हम जैसे फॉर एन एग्जांपल देते हैं वैसे उस टाइप के लिए। इसके बाद है आरसीआई आल्सो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, ये पॉइंट्स मेंशन नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैसे हम जैसे क्रेडिट देते हैं ना, क्रेडिट देते हैं या क्रेडिट लेते हैं, तो हम एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, उसका नाम होना चाहिए, उसको भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसको भी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ सपोर्ट मिलना चाहिए, वो होता है एक्रीडेशन। असेसमेंट उसका एनालिसिस करना कि उसका उस कॉलेज का उस स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है, वैसे यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का परफॉर्मेंस देखिए। डिस्टेंस एजुकेशन देना, पब्लिकेशन, कोई भी बुक पब्लिश करना हो, कोई चीज़ पब्लिश करना हो जिससे इनको मोटिवेशन मिले, वो चीज़ करना। देन नव शिक्षा, दैट इज शिक्षा होगा, शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा, नव शिक्षा चैनल ओपन करना। नेशनल इंटरैक्टिव वेब पोर्टल दैट इज कॉल्ड पुनर्भाव, पुन पुनर्भाव है, सॉरी दैट इज पुनर्भाव, पुनः मैंने बोल दिया पुनर्भाव, पुनर्भाव ऑन डिसेबिलिटी, दैट इज पुनर्भाव मतलब फिर से उद्भावन, दैट इज अ वन काइंड ऑफ इनोवेशन, न्यू इनोवेशन। डिसेबिलिटी में हुआ जोनल कोऑर्डिनेशन कमिटीज ओपन किया गया, जोनल जोन जोन बना के, छोटे छोटे ग्रुप बना के, ब्लॉक बना के, जोनल सिस्टम्स बनाए गए। अभी देखो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में नेक्स्ट आ गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1995, मज़ेदार बात है कि मैं 1996 की हूँ एंड ये 1995 का है, तो याद रखने के लिए याद कर लेना पूरा, जो भी 1995 मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे 1995 के भी, तो उन्हीं के ईयर के अकॉर्डिंग याद रखो पूरा, आप लोग फिक्स कर लो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो बना था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, ये 1995 में आया था। एंड इसका था जितने भी आप इक्वल चीज़ें जानते हो ना वो सब, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन। एंड ये कब वर्किंग में आया, February 7 1996, ठीक है, February 7 1996, ओके। दिस लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, ये बहुत बड़ा स्टेप था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को जैसे कि डिसेबल्ड लोगों को देने के लिए बहुत बड़ा एक चीज़ था। नेशन बिल्डिंग की तरफ हम जाना चाहते हैं तो हमें डिसेबल्ड पर्सनस को भी सिखाना पड़ेगा, उनको वोकेशनल करना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मेन प्रोविजंस क्या था, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसेबिलिटीज, अगर कोई डिसेबिलिटी होने वाला है उससे पहले ही डिटेक्ट कर लो, अर्ली डिटेक्शन से क्योर हो सकते हैं। एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट करना, एफर्मेशन एक्शन और एफर्मेटिव एक्शन जो भी नेसेसरी स्टेप्स है उसको लेना। सोशल सिक्योरिटी, ग्रीवियंस, रेडरेस,
दैट इज हम बोल सकते हैं जिस जगह पे जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो काम करना। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन में क्या क्या किया जाता है, याद कर लो कि प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन के लिए सर्वे चाहिए और रिसर्च चाहिए। सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च shall be conducted to ascertain the cause of occurrence of disabilities। क्यों हो रहे हैं disabilities उसको जानना है, उसका रीजन ढूंढना है, तो ये होता है पहला पॉइंट। सेकंड, वेरियस मेजर्स shall be taken to prevent the disabilities, मतलब बहुत सारे हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे इसको रोकने के लिए, बस ये दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, मेजर्स shall be taken for प्रीनेट्स, हो गया, प्रीनेट्स और प्रीनाटल पोस्ट नाटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, मतलब बर्थ से पहले, बर्थ के बाद और बर्थ हम जब कंसीव करें उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जान जाओ, उनको उसी टाइम से केयर लेना स्टार्ट करो। एजुकेशन पॉइंट पे क्या देंगे, फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन मिलेगा 18 ईयर्स तक, अप टू 18 ईयर्स तक। इंटीग्रेटेड स्कूल्स रहेंगे, स्पेशल स्कूल्स रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी रहेगा। रिमूवल ऑफ द आर्किटेक्चरल बैरियर, दैट इज आर्किटेक्चरल वे में अगर मैं एक फिजिकल हैंडीकेप बच्चा है वो ऊपर चढ़ना चाहता है, उसका क्लासरूम फोर्थ फ्लोर में है, क्या वो जा पाएगा? नहीं। तो उनके लिए हम अगर स्टेयर्स देते हैं तो स्टेयर्स के थ्रू वो जा नहीं सकते, तो उनके लिए लिफ्ट सिस्टम या फिर नॉर्मल हमें उनका क्लासरूम नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आर्किटेक्चरल बैरियर्स को हटाना, रिकंस्ट्रक्ट करना और मॉडिफाइड करना। Children with disabilities shall have the rights to free books, scholarships, uniform, other learning matter। जो भी डिसेबल्ड होते हैं उनको ये सारे फैसिलिटीज फ्री होते हैं, कंपल्सरीली फ्री होते हैं। एंड स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल स्कूल्स इनको देना चाहिए जो डिसेबल्ड हैं, जिनमें इनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स हो, सारे कुछ फैसिलिटीज हो। टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके लिए भी इंस्टीट्यूशन ओपन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में 3% ऑफ वैकेंसीज, 3% ऑफ वैकेंसीज गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर निकालता है इनके लिए रिजर्व रहेगा, इन बच्चों के लिए, ठीक है। 1% फॉर person suffering from the blindness, low vision, hearing impairment and the locomotor disabilities, cerebral palsy। मतलब नॉर्मली डिसेबिलिटीज के लिए 3% एंड स्पेशली इस टाइप के डिसेबिलिटीज के लिए 1% एक्स्ट्रा। सुइटेबल स्कीम्स विल बी फॉर्मुलेटेड, जैसे कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ज़्यादा याद नहीं रख सकते आप लोग, तो 3 से 4 पॉइंट्स, जैसे कि ट्रेनिंग एंड वेलफेयर of persons with disabilities, relaxation of the upper age limit, regulating the employment, health and safety measures, creative and environment in places where persons with disabilities are employment। बस इतना पॉइंट्स इनफ है। हम अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम उनको रेगुलेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट नहीं होगा, अपर एज लिमिट थोड़ा बढ़ाया जाएगा, रिलैक्सेशन रहेगा इसमें। ये एफर्मेटिव एक्शंस में इनको सपोर्ट दिया जाएगा, मैंने बोला नेसेसरी जो स्टेप्स लेना चाहिए वो लेंगे। तो एड्स एंड अप्लायंसेस दिया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज पर्संस को कंसेशन के साथ। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग हो, रेल कंपार्टमेंट्स हो, बसेस हो, शिप्स हो, कुछ भी जगह हो, उनको हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनको जैसे इजीली एक्सेस कर सके उस तरफ ध्यान देना है। पब्लिक प्लेसेस, वेटिंग रूम्स में, टॉयलेट्स में जैसे लोग व्हील चेयर में जा सके, डिसेबल्ड पर्सन यूज कर सके, वैसे बनाना। ब्रेल एंड साउंड सिंबल्स ऑल्सो यूज करना है, कहाँ पे? लिप्स पे, ताकि यहाँ पे लिप्स को देख के लोग समझ पाए, बच्चे समझ पाए या फिर पर्सन समझ पाए, डिसेबल्ड पर्सन, एंड वो जा सके। ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री, दैट इज नॉट बर्मियर फ्री, बैरियर फ्री, ओके, हमें बैरियर फ्री रखना है। रिसर्च एंड मैन पावर, दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रिहैबिलिटेशन सेंटर, आप तो CBR बोला गया, और आप बोल सकते हो VCR, दैट इज अ वोकेशनल, वोकेशनल the sorry VRC, that is a vocational rehabilitation centers and development of assistive devices and job identification। तो ये सारा 2 to 3 पॉइंट्स देना है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। तो इतना हो गया आपका मेन थिंग। और एक टॉपिक, एक ही टॉपिक बच गया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस पेपर का, दैट इज अ नेशनल ट्रस्ट 1999, रिप्रेजेंटेड बाय दी नंदिनी प्रियदर्शनी दास, दैट पर्सन मैं हूँ। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि टॉपिक्स को हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट
हाँ, आप लोग अगर चाहोगे तो सीटेट का प्रिपरेशन अगर करने बोलोगे तो मैं चुन-चुन के इस बेसिक पॉइंट्स बता के आप लोगों को एक वीडियो फिर बना दूँगी, अदरवाइज़ लाइव स्ट्रीमिंग कर दूँगी, ठीक है? सो अभी के लिए चलते हैं। दैट इज़ अ नेशनल ट्रस्ट, एक वन काइंड ऑफ एक्ट है, या फिर ये किस लिए बना था? फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, ठीक है? ये भी डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए बना था, बट स्पेशली कुछ मेंशन्ड है। दैट इज द ऑटिज्म, सेरेब्रल palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये एक्ट डिफरेंट वेज से, डिफरेंट टर्म से भी आ सकता है। दैट इज द ऑटिज्म, सेरेब्रल palsy, मेंटल रिटार्डेंस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज 1999 एक्ट। तो ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। ये एक्ट एक्ट ऑफ 44 है 1999 का, 44 नंबर एक्ट है ये गवर्नमेंट क्यों सेटअप किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो था एमएचआरडी, वो नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने सेटअप किया था फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, इनको थोड़ा डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है? अभी इसके बाद विजन ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट, इसका विजन क्या है? इंक्लूसिव सोसाइटी। इसको क्या करना है ना? फर्स्ट एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करना है। इंक्लूसिव मतलब जहाँ पे हम सारे लोगों को वैल्यूज देंगे एंड उनको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दैट इज एम्पावर्स फुल पार्टिसिपेशन, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जैसे कि वो डिग्निटी, इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज के साथ जी सके। इसके अकॉर्डिंग आप जानते हो, नेशनल ट्रस्ट विजन स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स अ वेरी चेंज इंडिया फॉर ऑल इंडियंस, सबके लिए चेंजेस हुआ, एंड ये वन काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया अकॉर्डिंग टू इवन सीआरपीडी अप्रोच, ठीक है? सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेशली नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एरिया चाहते हैं, जहाँ पे हम डिसेबल्ड सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप करें, तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। एज लॉज फोकसिंग ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अभी का लॉ सब है ना, जितना भी कि इनको चेंज करना है, इनके ऊपर फोकस करो, इनको लीडरशिप दो, तब जाके इनका ग्रोथ होने से चारों तरफ ग्रोथ होगा। इनका लोकल लेवल में कम्युनिटीज बनाओ, कमिटीज बनाओ, इनके अकॉर्डिंग इनका विजन को क्लियर करो। हो गया। प्रोमोटिंग द क्रिएशन ऑफ एन एनाबलिंग एनवायरमेंट एंड एन इंक्लूसिव सोसाइटी, घुमा फिरा के सेम पॉइंट्स को दिया है बार बार, ठीक है? अभी चलो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल ट्रस्ट इन पर्टिकुलरली आर टू एनेबल एंड एम्पायर ए पर्सन विद द डिसेबिलिटीज। अब कुछ छोटे छोटे पार्ट करके मैं बताती हूँ कि पहला क्या है ना, इन लोगों को सपोर्ट करना, एम्पावर करना, ठीक है? सेकेंड थिंग, रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटेट द रियलाइजेशन, हम लोग सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। अभी ये ना ए बी सी डी है, आपको जो ये दिखा ये ए, देन ये बी है, ये आपका सी होगा यहाँ पे कहीं पे, आई थिंक दिस वन इज द सी। यहाँ पे जो बी, टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो है ना, यहाँ से सी है ये। एंड ये आपका डी, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हो? दैट इज एनजीओज, जो भी रहेंगे वो। एंड लास्टली ये ई होना था, टू इवॉल्व प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ गार्जियंस, इन लोगों को गार्जियंस भी चाहिए, गाइड करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग किस लोगों को हम गाइड करेंगे? दैट इज, इनका मेन चीज क्या था? नेशनल ट्रस्ट वर्क कर रहा था इन लोगों के लिए जो कि ऑटिज्म से हैं, सेरेब्रल पल्सी से बिलोंग करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, अंडर एनटीए, ठीक है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ठीक है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अगर अब मैं पूरे स्कीम को एट ए ग्लांस देखती हूँ, तो बहुत सारे एनजीओज आएंगे जो कि स्कीम्स को प्रोड्यूस किए थे। एनजीओज मीन्स गवर्नमेंटल एनजीओज भी है, पहले वो नॉन गवर्नमेंटल था, फिर वो गवर्नमेंटल हो गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कीम्स भी बने थे, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलके। पहला है दिशा, आप पूरा नहीं लिख सकते, छोटा छोटा पॉइंट्स बताती हूँ जो कि सबसे यूनिक होगा। दिशा। सेकंड आएगा विकास, थर्ड आएगा सामर्थ, फोर्थ आएगा घरुआंद, ठीक है? घरुआंद। देन फिफ्थ आएगा निर्माया, दैट इज कॉल्ड निरमाया, निरमाया, ठीक है? निर्माया। सहयोगी, ठीक है? देन आया ज्ञान प्रभा। देन नंबर 19 में है, या फिर 9 बोल सकते हो, प्रेरणा। नंबर 21 संभव। नंबर 22 में है बढ़ते कदम, ये लास्ट हो गया।
ठीक है? तो इतना ज़्यादा तो आप याद नहीं रख सकते, ये आपके ना सीटेट के लिए काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दे दिया, जो कि इसमें से सारे ऑर्गेनाइज़ेशन का ना हो, बट थोड़ा-सा तो आप लिख सकते हो, जो आपको याद रहेगा। थोड़ा-थोड़ा लिख देना। दिशा, दिशा से आप समझ रहे हो, ये वन काइंड ऑफ विज़न देना चाहता है। सो अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम, इतना याद रखो। अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम, मतलब यहाँ पे हम थेरेपीज़ देंगे, काउंसलिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, 0 to 10 ईयर्स के बच्चों को हम पूरा संभाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम देंगे। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एक एक बैच में रहेगा 20 PWDs। ठीक है, ये अभी तक जम्मू कश्मीर पे नहीं आया है। विकास होता है वन काइंड ऑफ डे केयर। ठीक है, डे केयर मतलब डेली डे केयर। हर दिन सुबह के टाइम के दिन के टाइम पे जब आप लोग काम पे जाते हो, तो आपके बच्चे अगर डिजाबल्ड हो तो कहाँ रहेंगे? अगर हम लोग सोचे, सपोज मेरा ही बच्चा अगर डिजाबल्ड हो तो कहाँ जाएगा? तो उनको हम डे केयर में छोड़ेंगे, जहाँ पे वहाँ पे उनको काउंटिंग किया जाएगा, उनको छोटे छोटे बैच में 30-30% के बैच में डिवाइड करके उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, सामर्थ, दैट इज अ रेस्पाइट केयर। तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू हम लोग जो उसके फैमिली क्राइसिस हैं, या फिर जिस घर पे वो रहता था उनमें वो लोग चला नहीं पा रहे, इसलिए ऑर्फनेज में उनको डाल दिया। ऑर्फन बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे रास्ते में सोते हैं, बट वो भी डिजेबल्ड है, तो उन लोग के लिए काम करता था। घरुआंदा, दैट इज ग्रुप होम फॉर एडल्ट, मतलब ये वन काइंड ऑफ आश्रम बोल सकते हो, जहाँ पे मिनिमम क्वालिटी का केयर मिलेगा, सर्विस मिलेगा, एंड एक्सेप्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स में सारा कुछ मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा। ये 2020 के बैच में चलता है। फिर देखो निरामया, निरामया भी सेम है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके थ्रू बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस में हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, स्पेशली फिजिकल डिजाबिलिटीज बच्चों को। एंड ये इंश्योरेंस कवर करता है 1 लाख रुपीज। सपोज बच्चों को ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत सब चाहिए, तो वो फैसिलिटीज देगा। देन नेक्स्ट चलते हैं। पूरे कंट्री में ये सारी स्कीम अवेलेबल हो गई, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, मैं बार बार बोल रही हूँ। सहयोगी, अभी आप लोग बोलोगे ना ये सारी क्यों इंपॉर्टेंट है मैडम, क्यों लिखी हो, आपके बुक्स में तो नहीं है? बुक होता है आपका, बुक जो है ना वो पूरा विकिपीडिया को छापता है। हम लोग बनाते हैं मल्टीपल बुक से। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स कैसे आएगा, अलग कैसे होंगे? हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन और अदर स्टूडेंट्स, तो आपको डिफर होने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। कुछ 4-5 पॉइंट्स ही लिख दो, नाम लिखने से कुछ तो हाईलाइट होगा। एंड इससे और भी क्या है ना, ये सारे वन काइंड ऑफ नाम भी थोड़ा बहुत याद रहे तो जीके में भी आप लिख सकते हो, आ सकता है, तो आप लोग कर सकते हो। तो सहयोगी नेक्स्ट आ गए, केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम। तो यहाँ पे ना हम लोग जैसे कि VCR था, आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर था, या VRC था, तो वैसे ही ये भी है आपका, दैट इज केयर एसोसिएटेड सेल्स और केयर एसोसिएट सेल्स, मतलब एक एक जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पे एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड नर्चरिंग केयर दिए जाएंगे बच्चों को। पहले इनको केयर भी देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग भी देंगे कि अकेले में भी कैसे आप खुद को ठीक रख सकते हो, कैसे खुद को बचा सकते हो। देन आया ज्ञान प्रभा, ये एजुकेशनल सपोर्ट है जिन बच्चों को वो एजुकेशनली बैकग्राउंड है, सॉरी बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकग्राउंड को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको ग्रो करना पड़ेगा। तो ये PWDs जो है, दैट इज अ फिजिकली जो डिजेबल्ड हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, दैट इज उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, कवर फीस, बुक्स फीस, पॉकेट एक्सपेंसेस हम सब प्रोवाइड करेंगे। दैट इज अ ज्ञान प्रभा। प्रेरणा, दैट इज अ मार्केटिंग असिस्टेंस, दैट इज जैसे कि हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे फंड्स बढ़ाने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम मेला, एग्जीबिशन, या फिर छोटे छोटे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा ये सारे छोटे मोटे जो फंड्स हैं क्रिएट हो, एंड उसके थ्रू हम सपोर्ट कर सके। एटलीस्ट 51% एम्प्लॉयज ऑफ दिस वर्क सेंटर शुड बी फिजिकल, मतलब हम पर्सन विद डिजाबिलिटीज को कवर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग था कि जितने भी मेला एग्जीबिशन जो भी होगा, इन लोगों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि इन लोगों से भी कुछ सेलिंग हो एंड इनका भी डेवलपमेंट हो सके। देन आया संभव। संभव होता है ये वन काइंड ऑफ एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस का वाला स्कीम है, जो कि नॉर्मली डिफरेंट वेज से डिजेबल्ड पर्सन को सपोर्ट करने के लिए एड सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस डिवाइसेस देता है। देन नेक्स्ट है नंबर 22 में बढ़ते कदम। बढ़ते कदम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए, जो कि एक सेंसिटाइज लेवल में, सेंसिटाइजेशन पॉइंट को
क्या करता है, ग्रो करता है। ये मेन स्ट्रीमिंग है, इंटीग्रेशन है, एंड जितने भी फिजिकल डिसेबल्ड है और पर्सन भी डिसेबल्ड है, ये यहाँ पे एक साथ मिलके वर्क करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, जो कि नॉन डिसेबल्ड है उनके साथ सोसाइटी में, जैसे ये इंक्लूड हो सके उसी के ऊपर ये स्ट्रैटेजी बनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने शॉर्टकट वे में बोल दिया बिकॉज एग्जाम भी पास है। तो इतने भी जितना मैं बताई आपको उतना भी लिख दो ना, तो ये 3 पेज जैसा हो जाता है। 3 पेज भी लिखना नहीं है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम लिखना पड़ता है। तो एटलीस्ट 2 पेज 2.5 पेज का तो कर लो। एंड ये इतना ही है, आपका पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन का बुक खत्म हो गया। आई होप सब कुछ मैंने बता दिया हो। एंड इसके बाद हाँ, ठीक है। और एक पेपर है, मैं ईवीएस का पेपर का मैंने आपको पूछा था कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, बोलो, मैं वो समझा दूंगी। एक नुआखाई का दिन मेरा पास छुट्टी है, तो हॉलीडे में मैं बता दूंगी। और रहा बाकी जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसके बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हो, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करके जो एग्जाम में आने लायक है उसी को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख के उसी को पढ़ा दूंगी। तो एटलीस्ट उस चीज़ों को आप जैसे कंप्लीट कर दोगे, कंपैरिजन पॉइंट से पढ़ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में यही सब आएगा एंड पढ़ना है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। इससे पॉजिटिव मोटिवेशन मुझे भी मिलेगी बिकॉज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों को सपोर्ट करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड भाई सब कुछ शेयर भी कर दो, आपकी हम मतलब आपके साथ ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं, फैमिली जैसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।